कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मनु नाम के एक आदमी को। वो अपनी कार से बंदूक निकाल रहा होता है क्योंकि उसका इरादा साफ है। वो अपने दोस्त गणेश और अपने बचपन के प्यार ललिता को मार देना चाहता है। बंदूक हाथ में लिए ही मनु उनके पास जाने की सोचता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। सड़क की लाइट्स अचानक जलने बुझने लगती हैं। घर की लाइट्स भी ऐसे ही टिमटिमाती हैं। ये देख के मनु घबरा जाता है और कार से बाहर निकलता है। वो बंदूक लेकर अंधेरे की ओर बढ़ता है। तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा के भागता हुआ घर के अंदर जाता है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गणेश और ललिता दोनों को किसी ने गोली मार दी थी। मनु तुरंत दौड़कर गणेश को हिलाता है। आधे बेहोश गणेश धीरे से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कहते ही उसकी जान निकल जाती है। मनु हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई थी। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस आदमी के पीछे दौड़ता है और चिल्लाता है, रुको नहीं तो गोली मार दूंगा। वो आदमी रुकता है और धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। मनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद मनु ही था। इसके बाद कहानी सीधा कई साल आगे। अब हम देखते हैं अरण्या को, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रभा के साथ गाड़ी में बैठी है। दोनों बातें कर रही हैं और अरण्या के चेहरे पे साफ झलक रहा है कि वो परेशान है। वो चिंतित है कि कहीं उसका पति वसंत उसे छोड़ न दे। इसी बीच उनकी बाकी दो सहेलियां भी आ जाती हैं। चारों मिलकर फैसला करती हैं कि क्यों ना थोड़ा मूड बदलने के लिए क्लब चले। क्लब पहुंचने पे माहौल पूरी तरह जगमगाता हुआ है। तेज म्यूजिक, डांस और हंसी ठिठोली। लेकिन उसी क्लब में पहले से मौजूद है वसंत अपने 4 दोस्तों के साथ। कुछ देर तक सब मिलकर नाचते गाते हैं, पार्टी करते हैं। यही वसंत का एक दोस्त उसे एक ड्रग के बारे में बताता है। वो कहता है, ये दवा बहुत खतरनाक है। सिर्फ कुछ बूंदें ही इंसान को किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देती हैं। वसंत उस बोतल को देखता है। शुरुआत में झिझकता है, लेकिन उसे वापस करने की बजाय अपने पास ही रख लेता है। पार्टी आगे बढ़ रही होती है कि तभी एक अजनबी आदमी आकर प्रभा से टकरा जाता है। ये देखकर वसंत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत उस आदमी को पकड़कर पीट देता है, जिससे माहौल गर्मा जाता है। और जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो वसंत और उसके दोस्त क्लब से बाहर निकल आते हैं। क्लब से निकलने के बाद रास्ते में माहौल अभी भी भारी है। प्रभा गुस्से से वसंत को डांट देती है। वो कहती है, तुम हर जगह बेवजह झगड़े मोल क्यों ले लेते हो? हर किसी से भिड़ना जरूरी है क्या? वसंत सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभा नाराज ही रहती है। इसी बीच अचानक पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और उनकी कार के शीशे पर एक बोतल फेंककर भाग जाते हैं। ये वही लड़के होते हैं जिनसे क्लब में वसंत की लड़ाई हुई थी। वो धमकी देकर जाते हैं कि अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये देखकर अरण्या डर जाती है और भी नाराज हो जाती है। अब दोनों सोचते हैं कि इस तनाव से दूर निकलना ही बेहतर है, तो फैसला करते हैं कि छुट्टियां बिताने के लिए शहर से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि माहौल भी बदले और उनका रिश्ता भी फिर से मजबूत हो सके। वे निकल पड़ते हैं बीच हाउस की ओर, जिसे अरण्या ने हाल ही में खरीदा था। सफर के दौरान रेडियो पर एक घोषणा सुनाई देती है, आज की रात बेहद खास होगी क्योंकि 1960 के बाद पहली बार सुपर मून दिखाई देगा। जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक चौक पर वसंत की नजर एक अजीब से स्टैच्यू पर पड़ती है। वो स्टैच्यू बहुत रहस्यमयी लगता है और वसंत को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने इसे पहले भी कहीं देखा हो। इतना ही नहीं, वहीं पास में एक काली सेडान कार खड़ी नजर आती है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि शायद ये सब उसका वहम है। जैसे ही वसंत और अरण्या बीच हाउस पर पहुंचते हैं, वहां का माहौल उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। पूरा इलाका सुनसान था और जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि उस कॉलोनी में वे दोनों ही अकेले रह रहे हैं। मकान मालिक उन्हें समझाता है, आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेट पर हमेशा गार्ड मौजूद रहेगा। रात को पुलिस की गश्त भी होगी। अगर कभी बिजली चली गई तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत जनरेटर ऑन कर देगा। अरण्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हम तो बस 4 दिन के लिए रहने आए हैं, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ देर बाद दोनों पास के बाजार में खरीदारी करने चले जाते हैं। वहाँ अचानक उनका सामना उसी लड़के से हो जाता है जिससे क्लब में झगड़ा हुआ था। वो लड़का वसंत और अरण्या के पास आता है और
और कहता है उस रात जो हुआ उसके लिए माफ कर देना, गुस्से में बोतल फेंकी थी। अरण्या हैरान होती है और वसंत बस चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन जाते जाते वसंत उस लड़के की बाइक के पास जाता है और बेसबॉल बैट से उसकी बाइक तोड़ देता है। जब वसंत और अरण्या वापस बीच हाउस पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक अजीब बात नजर आती है। गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। मजबूरी में वसंत खुद ही गेट खोलता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्हें एक पेंटिंग रखी हुई दिखाई देती है। वो हैरान रह जाते हैं, ये पेंटिंग यहाँ किसने रखी? जब वसंत ध्यान से उस पेंटिंग को देखता है तो उसमें एक औरत की तस्वीर बनी होती है। अरण्या हल्की आवाज में कहती है, शायद ये घर के मालिक ने रख छोड़ी होगी। वसंत भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोनों थोड़ी देर बाद मस्ती मजाक में लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजती है। वसंत दरवाजा खोलता है और सामने उसका पुराना दोस्त खड़ा होता है। चेहरे पर बेचैनी और पसीना साफ दिख रहा था। वो जल्दी जल्दी कहता है, अरे तुम लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया था ना, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? वसंत और अरण्या एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। अरण्या धीरे से जवाब देती है, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी फोन ही नहीं किया। दोस्त कमरे के अंदर आता है और अचानक उस पेंटिंग पर नजर पड़ती है। वो पेंटिंग को देखकर ठिठक जाता है और कहता है, ये पेंटिंग बहुत महंगी लग रही है, लेकिन कोई तुम्हें ये क्यों भेजेगा और किसने भेजी होगी? कुछ पल बाद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, खैर शायद कोई गलतफहमी होगी। अगर रात को कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। दरवाजे से बाहर जाते जाते वो कहता है, वैसे तुम्हारी घड़ी का टाइम गलत क्यों चल रहा है, इसे ठीक कर लेना। दरवाजा बंद होते ही घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी और डर छा जाता है। थोड़ी देर बाद वसंत अकेले बैठकर शराब पीने लगता है। इतने में उसके फोन पर कॉल आती है। कोई डील की बात कर रहा था। वसंत बात करने के लिए खिड़की के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। वो झट से बाहर झांकता है, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा और हल्की हवा चल रही थी। वसंत मनी मन सोचता है, शायद वहम होगा। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। वसंत और अरण्या को उम्मीद होती है कि सिक्योरिटी गार्ड जनरेटर ऑन कर देगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बेचैनी बढ़ने लगती है। वो मकान मालिक को फोन करते हैं। मालिक कहता है, पार्किंग के पास जनरेटर है, बस एक बटन दबाओ और लाइट आ जाएगी। मजबूरी में दोनों पार्किंग की तरफ जाते हैं। वसंत जैसे ही जनरेटर ऑन करने के लिए झुकता है, उसे फिर से वही सपना जैसी झलक दिखती है। एक धुंधला सा चेहरा दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। आखिरकार वसंत जनरेटर ऑन कर देता है और लाइट वापस आ जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी अचानक अरण्या घबराकर कहती है, वसंत मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, वहां पर कोई है। वसंत झट से उठकर इधर उधर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक डिब्बा जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। वसंत धीरे से कहता है, शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, और दोनों वापस कमरे में लौट आते हैं। कमरे में लौटने के बाद वसंत फिर से शराब पीने लगता है। अरण्या खिड़की से बाहर झांकती और अचानक चौंक जाती है। सामने वाले घर की लाइट जल रही थी। अरण्या हैरान होकर कहती है, यहाँ तो सिर्फ हम रहते हैं, फिर उस घर में कौन है? तभी वसंत के फोन पे सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है। गार्ड घबराए स्वर में कहता है, साहब मेरा बच्चा बीमार है, इसलिए मैं छुट्टी पर चला गया हूं। वसंत पूछता है, तो अभी कॉलोनी में हमारे अलावा कोई और है? तो पता चलता है कि नहीं। ये सुनकर वसंत के मन में बेचैनी और बढ़ जाती है। वो अकेला बाहर निकलता है और सामने वाले घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक अजीब बात महसूस होती है। पूरी कॉलोनी में लाइट जल रही थी, लेकिन उस घर के पास का एक जगह पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। जैसे ही वो उस अंधेरे से निकलता है और घर के पास पहुंचता है, अचानक उस घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। वसंत चारों तरफ देखता है और फिर जमीन पे पड़ी एक जलती हुई सिगार। वो उसे उठाता है, वापस आ जाता है। वो सोचता है शायद वो वही लड़का है जिससे क्लब में हमारी लड़ाई हुई थी और अब उनको तंग कर रहा है। लेकिन तभी सामने वाले घर की लाइट फिर से जल उठती है। इस बार दोनों मिलकर उस घर की तरफ जाते हैं। वो खिड़की से देख रहे होते हैं कि अरण्या दहशत में आकर कहती है,
वसंत, ये घर बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है, यहां तक कि वही तस्वीर भी। लेकिन दोनों के होश तब उड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई और नहीं था बल्कि वसंत और अनन्या खुद मौजूद थे। वसंत शराब पी रहा होता है और ग्लास टेबल पे घूम रहा होता है। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दोनों हड़बड़ाकर बाहर भागते हैं और अपने कमरे में लौट आते हैं। अनन्या कांपती आवाज में कहती है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग वहां कैसे हो सकते हैं? वसंत अनन्या को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। वो अपनी जेब से जली हुई सिगरेट निकालता है, धीरे से अनन्या को दिखाता है, ये मुझे वहां मिली थी। अनन्या ये देख के और भी डर जाती है। वो भागती हुई दराज खोलती है, अंदर पड़ा था पूरा सिगरेट का पैकेट। अनन्या कांपती आवाज में कहती है, ये ब्रांड इंडिया में मिलता ही नहीं, ये तो इंपोर्टेड है। दोनों हैरान रह जाते हैं, ये सिगरेट आखिर यहां आई कैसे? इतने में अनन्या का पैर टेबल से टकराता है। टेबल पर रखा ग्लास गोल गोल घूमने लगता है। वसंत के दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरती है। उसे याद आता है कि यही सीन उसने उस घर में भी देखा था। वो घबराकर खिड़की का पर्दा उठाता है। नीचे जमीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मिट्टी में ताजा पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। अब दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। बिना कुछ बोले सीधे गैराज की तरफ भागते हैं। दोनों गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो बार बार उसी जगह पर लौट रहे हैं। सड़क चाहे कोई भी पकड़े, अंत में गाड़ी वापस उसी कॉलोनी में पहुंच जाती है। थक हार कर वो कमरे में लौट आते हैं। वसंत घबराकर अपने दोस्त सुरेश को फोन लगाता है। सुरेश, तू पहले यहां आ चुका है ना? लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आता है, नहीं वसंत, मैं यहां पहली बार आ रहा हूं। वसंत का दिल धड़क उठता है। इतने में पर्दे में अचानक आग लग जाती है। दोनों घबराकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। अनन्या कांपते हुए कहती है, मैंने सारी मोमबत्तियां बुझा दी थी, तो ये आग कैसे लगी? वसंत खुद को समझाता है, शायद हमें कोई वहम हो रहा है, शायद ये सब सिर्फ आंखों का धोखा है। लेकिन तभी वो खिड़की के पास जाता है, सामने वाले घर को देखता है। वहां भी ठीक वैसे ही पर्दे में आग लगी थी। वसंत अब यकीन कर लेता है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वही सब उस घर में भी हो रहा है। ये सच साबित करने के लिए वो अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। कुछ सेकंड बाद सामने वाले घर की लाइट्स भी बुझ जाती हैं और फिर अचानक दोबारा जल उठती हैं। दोनों अब एक प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कि सामने वाले घर को एक चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी में बस एक लाइन थी, हम दोस्त हैं, हम कोई दुश्मन नहीं। वसंत और अनन्या अंधेरे रास्ते से गुजरकर डरते डरते उस घर में चिट्ठी डाल देते हैं। लेकिन जब वो वापस अपने घर लौटते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही चिट्ठी उनके अपने घर के अंदर पड़ी थी। दोनों की रूह कांप उठती है। अब वसंत को यकीन हो जाता है कुछ बुरा होने वाला है। और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है दूसरा वसंत। वसंत और अनन्या हैरान रह जाते हैं। अचानक नकली वसंत असल वसंत पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अन्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में वो दूसरा वसंत वहां से भाग जाता है। कमरे में अब बस अनन्या और जख्मी वसंत बचे थे। अब तक की सारी अजीब घटनाओं से वसंत परेशान होकर काफी शराब पी लेता है और तब भी दीवार पर लगी घड़ी ने जोर से अलार्म बजाया। वक्त था ठीक रात के 2 बजे। वसंत ने गुस्से में अपना बेसबॉल बैट उठाता है और उस दूसरे वसंत को सबक सिखाने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही वो घर के सामने पहुंचते हैं, अंदर से तेज चीखें और लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। वसंत खिड़की से झांक कर देखता है। जमीन पर अनन्या बेहोश गिरी हुई है और उसके पास खड़ा है खुद वसंत। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। वक्त हो चुका था 2:30 बजे का। वसंत का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो बिना कुछ किए वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर की घड़ी फिर से रात का 1 बजा रही थी। टूटी हुई पेंटिंग बिल्कुल सही सलामत थी। जले हुए पर्दे बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वसंत की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो टाइम में पीछे लौट आया है। कमरे में अचानक से वसंत और अनन्या को अपनी ही कार की आवाज सुनाई दी।
दोनों खिड़की के पास भागे। सड़क पर उनकी अपनी ही गाड़ी तेजी से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस अंधेरे जगह तक पहुंची, वहां से गाड़ी अचानक गायब हो गई। वसंत को समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ थी उस अंधेरे हिस्से में। सड़क की सारी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, लेकिन सिर्फ उसी हिस्से में गहरा अंधेरा पसरा था। वसंत ने गहरी सांस लेकर कहा, अनन्या, जब जब हम उस अंधेरे हिस्से से गुजरते हैं तब तब घर में कुछ अजीब मिला है हमें, जैसे कि हम किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, समय में कभी आगे कभी पीछे। अनन्या को तभी कॉपी पर लिखे नोट पर नजर जाती है जो कि पहले से भी लिखा होता है। वो समझ जाते हैं ये सब चीज पहले भी हो चुकी है, यहाँ पर वो टाइम में पीछे आ गए हैं। अब दोनों मिलकर उस अंधेरे से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वसंत और अनन्या उस अंधेरे रास्ते से गुजरते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब वो एक नई टाइमलाइन में पहुंच चुके थे। सामने वाले घर की खिड़की से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी की नींव हिला दी। खिड़की के अंदर एक और वसंत और अनन्या बैठे थे, लेकिन तभी खिड़की से बाहर जाकर असली वसंत ने देखा कि दूसरा वसंत फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, प्रभा, फोटो भेजने के लिए शुक्रिया, और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ। अनन्या ये सुनकर सन्न रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि प्रभा कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यानी वसंत का उसकी ही बेस्ट फ्रेंड प्रभा के साथ अफेयर था। अनन्या का दिल टूट चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह कांपते हुए बोली, वसंत, ये सच है? वसंत उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, नहीं अनन्या सुनो, ये सब गलतफहमी है। लेकिन अनन्या चुप रही, ना कुछ बोली ना कुछ सुना, बस धीरे धीरे वहां से उठी और अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ गई। वसंत घबराकर चिल्लाया, नहीं अनन्या रुको, अकेले मत जाओ, तुम किसी दूसरी टाइमलाइन में फंस जाओगी। वो उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या उस अंधेरे रास्ते से गुजर गई और गायब हो गई। वसंत दौड़ दौड़कर हर जगह खोजता रहा, लेकिन अब ना अनन्या थी ना उसकी कोई परछाई। अनन्या के गायब हो जाने के बाद वसंत बार बार उसी अंधेरे रास्ते से गुजरता है। शायद किसी टाइमलाइन में उसे अनन्या अकेली मिल जाए, लेकिन हर बार उसे वो दोनों एक साथ ही मिलते हैं। इस बात से परेशान होकर वो वापस घर में लौटता है और गुस्से में सारा सामान तोड़ डालता है और फिर बाहर आकर रात के सन्नाटे में जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में सुपर मून की डरावनी चमक बादलों से ढक जाती है, जिससे वो अंधेरे रास्ते की लाइट अपने आप जल जाती है। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें एक पुलिस वाला उतरता है। वसंत घबरा कर पूछता है, आप अंदर कैसे आए? उसने कहा, गेट से। पुलिस वाला कहता है, हमें किसी महिला ने कंप्लेन दी थी, उसने कहा है कि वो आपकी पत्नी है और वो गायब हो गई है। वो पुलिस वालों को सब समझने की कोशिश करता कि यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता और जब उनको पता चलता है कि इसने शराब पी है तो शक के आधार पर उसे उठाकर ले जाते हैं। वो बार बार पुलिस वालों को एक ही बात दोहराता रहा, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, वो गायब हो गई है उस अंधेरे रास्ते में। लेकिन जब कोई उस पर यकीन नहीं करता और उसे थाने में बैठे रहने को कहता है, तब वसंत समझ जाता है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। वो तभी पुलिस वालों से लड़ जाता है और कार उठाकर वहां से भाग निकलता है उसी घर की तरफ। रास्ते में जब वो उसी अजीब स्टैच्यू वाले चौक पर पहुंचता है, तब उसे एक काले रंग की कार दिखती है, जिसे उसने उस घर में आने से पहले सपने में देखा था। वो उस कार का पीछा करता है और एक घर में पहुंचता है। वहां पर उसे एक बुला आदमी मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि 40 साल पहले का मन्नू था, जिसने 2 लोगों की हत्या की थी। वसंत उसे सारी बात बताता है। वो उसे बताता है कि 40 साल पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो आदमी बताता है, जब उसने बात जज को बताई और उसने उसे दिमाग का इलाज करवाने को कहा। वो कहता है, ब्रिटिश राज यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो आदमी वसंत को विज्ञान की पैरेलल थ्योरी के बारे में बताता है। जैसे मान लो एक बिल्ली को डिब्बे में बंद कर दे और एक केक में जहर मिला के रख दे तो क्या होगा? या तो बिल्ली केक खा के मर जाएगी या फिर जिंदा बच जाएगी। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं किसी दूसरे यूनिवर्स। बिल्ली मर चुकी है लेकिन इसमें जिंदा है। वो एक ब्लैक होल है जिसमें सारी टाइमलाइंस कनेक्ट हो रही है और हम एसएम में आगे पीछे ले जा रहा है सुपर मून की वजह से। तुम्हारे पास 45 मिनट का समय है, फिर वो रास्ता बंद हो जाएगा। याद रखना, एक टाइमलाइन में एक बार में बस एक ही जिंदा रहेगा।
वो वहां से भागता है, वो उसी अंधेरे रास्ते से निकलता है। अब कमरे में एक वसंत और एक अन्य होती है। वो उस वसंत पे हमला कर देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन वो दोनों मिलके उसे पीट के भगा देते हैं, जैसे कि पहले हुआ था। फिर किसी और टाइमलाइन में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है। ये देख वो टूट जाता है और घर की बाहर आ जाता है। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें से वो ही दोनों पुलिस वाले होते हैं, और वो उससे पूछती है तुम कौन हो। पुलिस वाले को कुछ याद नहीं होती, क्योंकि वो भी नई टाइमलाइन में था। इसलिए वसंत कुछ भी बताने में सोचता है, लेकिन इतने में पीछे से अन्या आती है और वसंत को गले लगा लेती है। वसंत कहता है मुझे लगा तुम मुझे कभी नहीं वापस मिलोगी। वापस जाते समय वो वसंत को बताती है कि जब रात को लाइट चली गई थी तो तुम जनरेटर चालू करने गए थे और वापस नहीं आए थे, इसलिए उसने इमरजेंसी में कॉल किया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। असल में जब वसंत वापस नहीं आता है तो अनन्या उसे देखने जाती है और किसी दूसरी टाइमलाइन में चली जाती है, जहां वो अकेली होती है। जो आदमी जिस टाइमलाइन में होगा उसके लिए वो ही रियलिटी होगी। उसके लिए वसंत अभी अभी खोया था, कुछ घंटे पहले ही। और यहीं पर होता है फिल्म का दी एंड, क्योंकि अब सुपर मून जा चुका था और वो ब्लैक होल भी बंद हो चुका था। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में जरूर बताएं कि मूवी कैसी लगी।